नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। आज के दिन देखें तो मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 1.15% की मंदी देखने को मिल रही है निफ्टी 50 में। ऐसे में सवाल आता है कि मार्केट में अभी करेक्शन क्यों हो रहा है, और मार्केट में अभी अगर करेक्शन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले टेक्निकली देखें तो आज के दिन मार्केट 20,000 के नीचे क्लोज हुआ है। तो ये अगर टेक्निकली देखने जाएंगे तो 19,500 तक मार्केट नीचे जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए दोस्तों, मार्केट जब भी परफॉर्म करता है तो हेल्दी करेक्शन के साथ ही परफॉर्म करता है। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि रेगुलर बेसिस में मार्केट ऊपर की ओर जाता जाए, कभी मार्केट में करेक्शन ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और इसको नेचुरल भी नहीं माना जाता है। अगर मार्केट मैनिपुलेटेड है तभी कंटिन्यू बेसिस में मार्केट ऊपर की ओर ही जाएगा, करेक्शन मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। अगर मार्केट नॉर्मल सिचुएशन में परफॉर्म कर रहा है तो मार्केट में करेक्शन भी देखने को मिलेगी, तेजी भी देखने को मिलेगी। और जब तेजी होती है, एक इन्वेस्टर को कुछ नहीं करना होता है, आराम से अपने प्रॉफिट को एंजॉय करना होता है। और जब मार्केट में करेक्शन होता है, पैनिक क्रिएट होता है, ऐसे में इन्वेस्टर अच्छे स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो आराम से रहिए। मार्केट में करेक्शन आता है तो इन्वेस्टमेंट का मौका देखिए। अगर करेक्शन नहीं आता है तो अपने पैसे को बचा कर रखिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए। मान लीजिए आपको 10,000 इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपने 3-4 हज़ार मार्केट में लगा दिया और 6-7 हज़ार रुपया अपने पास कैश रख लिया, ताकि अगर मार्केट में करेक्शन हो, पैनिक क्रिएट हो, तो हमें अच्छी कंपनी को सस्ते भाव में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सके। इसलिए अभी के समय जैसा मार्केट का सिचुएशन है, पूरा पैसा आपको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर भी रखना है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो डाउ जोन्स में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लास्ट 5 डेज में देखें तो डाउ जोन्स में फिर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अगर नेस्डेक को देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको 0.23% की गिरावट देखने को मिलेगी। लास्ट 5 डेज में देखें तो नेस्डेक में गिरावट ही देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, मार्केट में गिरावट का एक और रीजन है, ये है साइकोलॉजिकल रीजन। अगर हिस्टोरिकली देखने जाएंगे तो अक्टूबर के मंथ में मार्केट में बड़े बड़े करेक्शन देखने को मिले हैं। अगर इसको करेक्शन ना बोलकर क्रैश भी बोला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े क्रैश देखने को मिले हैं। अगर डेटा वाइज देखें तो ऐसा कोई रीजन नजर नहीं आता है कि अक्टूबर के मंथ में मार्केट में गिरावट ही होगी। लेकिन हाँ, जिस तरीका से हिस्टोरिकली ऐसा होता आया है, बड़ा बड़ा करेक्शन हुआ है, बड़ा बड़ा क्रैश हुआ है, तो एक साइकोलॉजी बन जाता है इन्वेस्टर के मन में कि अक्टूबर वाले मंथ में मार्केट में गिरावट हो सकती है। और इसी साइकोलॉजी की वजह से अक्टूबर वाले मंथ में आपको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलता है मार्केट में हिस्टोरिकली। तो यही रीजन है। मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो में बोला था कि आने वाले समय में मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, गिरावट देखने को मिल सकती है। लोग वीडियो को आधा देखते हैं, आधा नॉलेज लेते हैं, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए। मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो जरूरी बातें होती है, सिर्फ वही बोलने का प्रयास करता हूं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, एचडीएफसी बैंक। आज के दिन देखें तो स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है 3.87% का। अब दोस्तों, निफ्टी 50 में गिरावट का भी यही रीजन है। अगर आपने एचडीएफसी बैंक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आज आपके पोर्टफोलियो ने निफ्टी 50 को बीट किया होगा। मतलब आज आपका पोर्टफोलियो कम गिरा होगा निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। अब ऐसे में सवाल आता है कि स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों है, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, हेवी वेट कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी में अगर गिरावट होगी तो निफ्टी 50 में भी ऑब्वियसली करेक्शन देखने को मिलेगा। और जनरली देखा गया है कि एचडीएफसी बैंक में इतनी बड़ी करेक्शन हमें देखने को कम ही मिलती है। ऐसे में सवाल आता है कि जो ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं और जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो समझिए कि हर इंसान का जरूरत अलग अलग होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक को पकड़कर डाल देते हैं और बोलते हैं मैं इन्वेस्टर बन गया हूं, मेरा पोर्टफोलियो बन गया है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है।
अगर आपकी उम्र 45 के ऊपर है, आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपका ज्यादातर पैसा लार्ज कैप कंपनी में लगा होना चाहिए, जैसे कि रिलायंस हो गया, एशियन पेंट हो गया, पीडीलाइट हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। ऐसी कंपनी में आपका पैसा ज्यादा लगा होना चाहिए। और जो भी कंपनी है, जो ग्रोथ कंपनी है, उनको हम लोग लगातार डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, आपकी उम्र कम है, आप ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, एक मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पोर्टफोलियो बनाने का कोई फिक्स तरीका नहीं होता है दोस्तों। हर इंसान को अपनी जरूरत के अनुसार ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब बहुत सारे लोग का कैपिटल कम होता है, 1-2 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब एचडीएफसी बैंक का रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आप कितना रख सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा आप रिटर्न का एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं 17-18%। ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है। तो इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा प्रॉफिट में बड़ा ग्रोथ शो करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, लेकिन कंपनी का मजबूरी है कि इतने बड़े लोन बुक में, इतने बड़े एसेट अंडर मैनेजमेंट में ज्यादा ग्रोथ शो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। 1-2-3 क्वार्टर अच्छा ग्रोथ आ सकता है, लेकिन इन जनरल बहुत ज्यादा ग्रोथ शो करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जो छोटी कंपनी होती है, मिड कैप कंपनी होती है, जिनका मार्केट कैप कम होता है, ऐसी कंपनी में थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ शो करने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। इसलिए जिनके पास कैपिटल कम है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, उनको मिड कैप कंपनी में थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। और जो लोग एकदम रिस्क नहीं ले सकते हैं, जिनका एज ज्यादा हो चुका है, 50 के आसपास है, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, एक हेल्दी रिटर्न कमाना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, उनके पास बड़ा कैपिटल है, तो वो लार्ज कैप कंपनी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि आज के दिन एचडीएफसी में इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली है। जो गिरावट का सबसे मेन रीजन है दोस्तों, आज के दिन नोमुरा ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है एचडीएफसी बैंक के ऊपर, और रिपोर्ट में इन्होंने बैंक को डाउनग्रेड कर दिया है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखने जाएं तो इन्होंने 4 पॉइंट बताया है, जिसमें कि 4% निगेटिव इंपैक्ट आ सकता है बुक वैल्यू पर शेयर पर एडजस्टमेंट की वजह से। जैसा कि आप सभी को पता है, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर हुआ है, और मर्जर के बाद बहुत सारा एडजस्टमेंट होना है, और उसी की वजह से 4% निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होता है, जो कि किसी भी बैंक के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो 25 बेसिस पॉइंट से FY24 में घट सकता है, और FY25 और 26 में ये 15 से लेकर 20 बेसिस पॉइंट से घट सकता है। आगे देखें तो इन्होंने और भी कुछ पॉइंट बताए हैं, और इन्होंने ओवरऑल स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, लेकिन डाउनग्रेड करके टारगेट प्राइस कितना बताया है, 1800 का। और करेंटली स्टॉक कितने पर ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक को देख सकते हैं 1566 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी अगर कोई स्टॉक को बाय करते हैं, मान लीजिए जिनको बाय करना है, तो वो आने वाले समय में प्रॉफिट में ही होंगे, क्योंकि डाउनग्रेड करने के बावजूद भी टारगेट 1800 का देखने को मिलता है। आगे देखें तो एक और ब्रोकर का टारगेट देखिए, इन्होंने 2300 का टारगेट दिया है। आगे देखें तो मैक्यूरी ने भी टारगेट दिया है 2110 रुपीज का। उसके बाद सिटी बैंक का टारगेट देखें 2110 रुपीज का। यूबीएस का टारगेट देखें तो 1900 का टारगेट देखने को मिलता है। मॉर्गन स्टैनली के टारगेट को देखेंगे 2110 रुपीज का देखने को मिलता है। तो जितने भी बड़े ब्रोकर ने टारगेट दिया है, सभी का टारगेट करेंट मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा ऊपर देखने को मिलता है। इसलिए जिन्होंने भी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनको पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। वो निश्चिंत होकर इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, और किन्हीं को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी के समय अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 18 के आसपास दिखाई देता है। चलिए एक बार हिस्टोरिकली देख लेते हैं कि कंपनी को कितना प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिलता है। तो लास्ट 5 ईयर का देखिए,
24 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो करेंट जो वैल्यूएशन है वो 5 ईयर के एवरेज से काफी कम देखने को मिलता है। अगर 3 ईयर का एवरेज देखें तो 21.8 का है, ऑलमोस्ट 22 का। अगर लास्ट 10 ईयर का वैल्यूएशन देखने जाएंगे तो 25 का है। तो हिस्टोरिकली कंपनी को जितना भी वैल्यूएशन मिलता गया है तो उन वैल्यूएशन के कंपैरिजन में स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड नजर आती है, मात्र 18 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर देखने को मिलती है। कंपनी का मार्केट कैप बहुत बड़ा है, सभी को पता है। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगा बैंक का साइज बड़ा होते जाएगा। ये एक नेचुरल बात है। अगर इकोनॉमी बड़ा होगा, जीडीपी में ग्रोथ होगा, तो बैंक का साइज धीरे धीरे करके बड़ा होता जाएगा और जो सबसे बड़ा बैंक होगा वो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि जितना बड़ा बैंक होता है उसके डूबने की संभावना उतनी कम होती है। आपने पूरी दुनिया में देखा होगा, जो उस देश की सबसे बड़ी बैंक होती है वो कभी भी नहीं डूबती है। चाहे सिचुएशन कैसी भी आ जाए, 2 नंबर बैंक डूब जाती है, 3 नंबर डूब जाती है, लेकिन जो पहली बैंक होती है जिसका मार्केट कैप सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ी बैंक होती है, वो कभी नहीं डूबती है। तो जो भी एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर हैं वो आराम से इस कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर रिटर्न की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी मुझे लगता है कि आपको 15-16% का रिटर्न प्रोवाइड करने की क्षमता रखती है। तो जो भी लोग इस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डेफिनेटली अभी इन्वेस्टमेंट करने का काफी अच्छा मौका है। टारगेट प्राइस भी ऊपर नजर आता है, कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा नजर आता है। अभी मर्जर हुआ है तो एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद बैंक काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगेन रिमाइंड करा दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। वीडियो में बताई गई सारी बातें सिर्फ इंफॉर्मेशन और स्टडी पर्पस के लिए है। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर अपने स्टडी के अनुसार ले सकते हैं। धन्यवाद।